गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अणु संख्यता और अभिक्रिया कोटि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अणु संख्यता या फिर पहले कोटि ले लेते हैं, अभिक्रिया कोटि तथा अणु संख्यता में अंतर। ठीक है, तो एक साइड हम लगा लेते हैं कोटि और एक साइड लिख लेते हैं अणु संख्यता। डिफरेंस बता सकता है कोई? डिफरेंस ठीक है। और पहली जैसे इसकी अभिक्रिया क्या परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वेग नियमानुसार दिए गए अभिक्रिया वेग से ज्ञात की जाती है। ठीक है, लेकिन अणु संख्यता जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो पहला इसका डिफरेंस क्या हो गया, ये वेग नियमानुसार अकॉर्डिंग टू वेट लॉ, वेग नियमानुसार दिए गए वेग से ज्ञात होती है। और अणु संख्यता जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करती है, वेग पर निर्भर नहीं करती है। अब दूसरा डिफरेंस अणु संख्यता को ले लो, यहां से स्टार्ट करेंगे। अणु संख्यता क्या है? अणु संख्यता रस समीकरण मितीय यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में मोलों की संख्या से ज्ञात की जाती है ना। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के मोलों की संख्या से ज्ञात की जाती है, लेकिन कोटि जो है, कोटि के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ये मोलों की संख्या के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया अणु संख्यता का, कि ये रस समीकरण मितीय संतुलित अभिक्रिया से ज्ञात होती है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से ज्ञात होती है, लेकिन कोटि के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन कोटि के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तीसरा इसका डिफरेंस होगा कि ये जो कोटि जो है वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात की जाती है, प्रैक्टिकली ज्ञात की जाती है। ठीक है, और ये थ्योरेटिकली ज्ञात की जाती है, सैद्धांतिक रूप से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, यह प्रायोगिक रूप से ज्ञात की जाती है। इसका और अणु संख्यता जो है वो सैद्धांतिक रूप से ज्ञात की जाती है, थ्योरेटिकली ज्ञात की जाती है। ठीक है, सैद्धांतिक जाती है। चौथा डिफरेंस हो जाएगा इसके अंदर कि ये कोटि जो है वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक और अपूर्णांक संख्या में भी हो सकती है। ठीक है, नॉन इंटीजर कोटि जो है वो नेगेटिव और अपूर्णांक संख्या, लेकिन अणु संख्यता हमेशा पॉजिटिव होगी और
पूर्णांक संख्या में होगी। अणु संख्यता क्या होगी? अणु संख्यता पॉजिटिव और पूर्णांक संख्या में होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। फिर पांचवा इसका डिफरेंस क्या होगा कि कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अणु संख्यता कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, पांचवा डिफरेंस क्या हो गया? कोटि शून्य भी हो सकती है। कोटि शून्य भी हो सकती है। लेकिन अणु संख्यता जो है वो कभी भी शून्य नहीं होती है। यह शून्य नहीं हो सकती, ये शून्य नहीं हो सकती। अणु संख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, फिर छठा इसका डिफरेंस होगा, कोटि जो है वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, परिस्थितियों के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। जैसे अपन ने अगर H2O आदित्य में ले लिया, ठीक है, तो वहां पे कोटि क्या हो गई? शून्य हो गई। और अगर हमने HNu ले लिया, HNu की प्रेजेंस में हो गई रिएक्शन, तो वहां पे भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है कोटि। तो वो क्या करती है? कोटि क्या है? परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। ठीक है, और अणु संख्यता जो है वो परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती है। भले H2O क्या है? आदित्य में है, उस पर अणु संख्यता क्या होगी? तो भी दो ही होगी। वहां पे कोटि भले ही जीरो है, पर वो H2O के आधिक्य पर निर्भर नहीं करती है। भले H2O आधिक्य में हो, भले कम हो, ठीक है, अणु संख्यता क्या होगी? दो ही होगी उसकी। तो ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो छठा, यह परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होती है। अणु संख्यता जो है वो अभिक्रिया के लिए क्या होती है? निश्चित होती है, वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया के लिए निश्चित होती है, परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब लास्ट इसका डिफरेंस हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल का। ठीक है, एक कोटि का एग्जाम्पल लिख लो और एक अणु संख्यता का एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, अणु संख्यता में अणु संख्यता का एग्जाम्पल लिख लो, कोटि में कोटि का एग्जाम्पल लिख लो। कोटि में कोटि का एग्जाम्पल कोई भी ले लो। जैसे H2 प्लस Br2 ले लिया, 2HBr। ठीक है, अभिक्रिया का वेग भी दर्शाना पड़ेगा, ROR। तो कोटि क्या आएगी इसकी? 3/2। ठीक है, इसके लिए अणु संख्यता का ले लो। ठीक है, जैसे यही एग्जांपल ले लिया आपने, H2 प्लस Br2 2HBr। अणु संख्यता क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो ये हो गए कोटि और अणु संख्यता में अंतर। क्लियर है यहाँ तक सबके? ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है
से नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट के। अभिक्रिया वेग स्थिरांक या रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की प्रकृति। अभिक्रिया वेग स्थिरांक के की प्रकृति। इसमें कोटि और जो अणुसंख्यता थे इसमें एक दो एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, ठीक है? एक दो एग्जांपल और भी ले लेना एग्जाम में, बहुत सारे एग्जांपल करवाए हैं, उसमें से एक दो और लिख देना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट के की प्रकृति। नेचर ऑफ रेट कांस्टेंट। ये जो अभिक्रिया वेग स्थिरांक के जो है वो निश्चित अभिक्रिया के लिए क्या होती है? निश्चित होती है या स्थिर होती है, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, ठीक है? कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, फिक्स होती है, ठीक है? निश्चित अभिक्रिया के लिए ये क्या होती है? स्थिर होती है। लेकिन भिन्न अभिक्रियाओं के लिए यानी कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए इसका मान क्या होता है? वेग स्थिरांक के का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन एक निश्चित पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होगा? इसकी वैल्यू निश्चित होगी, स्थिर होगी, फिक्स होगी, ठीक है? तो पहला इसका पॉइंट ये कह सकते हैं कि यह निश्चित अभिक्रियाओं के लिए क्या होती है? स्थिर होती है, ठीक है? यह निश्चित अभिक्रियाओं के लिए निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए इसका मान क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए या फिर भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए यह भिन्न भिन्न होता है, लेकिन भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए यह भिन्न भिन्न होता है। इस वजह से इसका यूज जो है वो अभिक्रिया वेगों की तुलना करने में किया जाता है, ठीक है? इसका यूज जो है भिन्न अभिक्रियाओं के लिए इसका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसका उपयोग अभिक्रिया के वेगों की तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है? अभिक्रिया के वेगों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अतः अभिक्रिया के वेगों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले तो कि आता कहां से है वो देखते हैं। जैसे अपन को एक रिएक्शन दी हुई है ए, रिएक्टेंट ए किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। इसके लिए अपन को अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है ROR समानुपाती ए की सांद्रता की पावर n ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लेते हैं, x ले लिया, ठीक है? अब जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक है। ये कांस्टेंट क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक, ठीक है? अब अगर क्रिया कारक की सांद्रता हम इकाई ले लें, यूनिट ले लें,
ठीक है, क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो, यूनिट हो या इकाई हो, तो अभिक्रिया का वेग आर ओ आर किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। अभिक्रिया का वेग आर ओ आर किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस क्रिया कारक की सांद्रता को क्या लिया है, इकाई लिया है। इकाई लेने से यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभिक्रिया का वेग आर ओ आर क्या हो गया, के बराबर हो गया। अभिक्रिया का वेग आर ओ आर इक्वल टू क्या हो गया, के बराबर, यानी कि अभिक्रिया वेग स्थिरांक उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की स्थिर सांद्रता पर किसके समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग स्थिर सांद्रता पर क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इससे पहले एक पॉइंट ले लेना, इससे पहले, ठीक है, कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की स्थिर सांद्रता पर या इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। वेग स्थिरांक के समानुपाती होता, ठीक है। तो क्या होगा, आर ओ आर समानुपाती क्या हो जाएगा, के। आर ओ आर समानुपाती क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की स्थिर सांद्रता या फिर हम कह सकते हैं इकाई सांद्रता पर, यूनिट कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आर ओ आर क्या होगा, समानुपाती के। ठीक है, आर ओ आर क्या होगा, इस पॉइंट से पहले ये वाला पॉइंट लिखना। ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की स्थिर सांद्रता पर वेग स्थिरांक क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आर ओ आर समानुपाती क्या है, के। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या था कि यह निश्चित अभिक्रिया के लिए निश्चित होता है, लेकिन भिन्न अभिक्रियाओं के लिए यह क्या होता है, इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अतः अभिक्रिया के वेगों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एक अभिक्रिया है अपने पास ए चेंज इनटू बी, इसके लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक के 1 की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ दूसरी अभिक्रिया है सी चेंज इनटू डी, इसके लिए K2 की वैल्यू दी हुई है अपन को 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और एक और रिएक्शन है ई से एफ, ई किसमें चेंज हो रहा है, एफ में चेंज हो रहा है। इसके लिए अपन को के की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10⁵। अब देखो अभिक्रिया का वेग क्या है, इसके समानुपाती है, के समानुपाती है, यानी कि के के मान में वृद्धि के साथ आर ओ आर का मान भी बढ़ेगा, है ना। तो अब इसमें से कौन सी अभिक्रिया के लिए के का मान ज्यादा है, के 3 का मान ज्यादा है, यानी कि इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये ई जो है बहुत ही तीव्रता के साथ में क्या होगा, एफ में चेंज हो जाएगा, बहुत ही तीव्रता के साथ में एफ में चेंज होगा। ये अभिक्रिया क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी, इसकी इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। के की वैल्यू यहाँ पे किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ई जो है बहुत ही फास्ट एफ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न अभिक्रियाओं के लिए इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न होने से हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया के वेगों की तुलना करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने अभिक्रिया के वेगों की तुलना की, और ये भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है के जो है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। के क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। के विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ये
क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। जैसे कब कहलाता है? जैसे एक अपन को अभिक्रिया दी हुई है ए चेंज इनटू बी, ठीक है, इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा? आर ओ आर समानुपाती, या फिर हम ले लेते हैं आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की सांद्रता की पावर एक्स, ठीक है। अब माना इसकी क्रिया कारक ए की सांद्रता क्या है? इकाई है 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसकी सांद्रता क्या दी हुई है? 1 मोल पर लीटर दी हुई है। तो अभिक्रिया का वेग आर ओ आर क्या होगा? के होगा। और इसी को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्या? जब आर ओ आर के अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, ठीक है। अतः के क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभिक्रिया वेग स्थिरांक जो है के, अभिक्रिया वेग स्थिरांक है के, वो उत्प्रेरक और ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक के जो है वो उत्प्रेरक तथा ताप पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? उत्प्रेरक तथा ताप पर निर्भर करता है। जैसे धनात्मक उत्प्रेरक जो होगा, धनात्मक उत्प्रेरक यानी कि पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होगा, वो क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है, नेगेटिव कैटालिस्ट जो है, वो क्या करेगा? रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को कम करेगा। या फिर हम कह सकते हैं के का मान घटता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं आर ओ आर क्या है? समानुपाती के है। तो धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो क्या है? अभिक्रिया के वेग को घटाता है, यानी कि क्या होगा? के का मान भी घटेगा, है ना। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? के का मान, सॉरी, धनात्मक उत्प्रेरक के का मान बढ़ाता है। धनात्मक उत्प्रेरक के का मान बढ़ाता है तो अभिक्रिया का वेग को बढ़ाता है, तो के का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया वेग को घटाता है, तो के का मान भी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। ये तो है उत्प्रेरक का प्रभाव कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, या हम कह सकते हैं कि के मान में वृद्धि करता है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को घटाता है, या हम कह सकते हैं कि के मान में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। फिर हम ताप का प्रभाव देखते हैं। ताप का प्रभाव क्या है कि ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ताप में वृद्धि के साथ ताप का प्रभाव क्या है कि अभिक्रिया वेग स्थिरांक जो है वो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ठीक है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक जो है वो ताप में वृद्धि के साथ
बढ़ता है अगर यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर वेग स्थिरांक, किसी रासायनिक अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर वेग स्थिरांक, प्रारंभिक वेग स्थिरांक से क्या होगा, 2 से 3 गुना ज्यादा होगा। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा देते हैं तो वेग क्या हो जाएगा, पहले के वेग से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप में वृद्धि के साथ क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर वेग स्थिरांक, प्रारंभिक वेग स्थिरांक से 2 से 3 गुना अधिक होता है, 2 से 3 गुना अधिक होता है। यानी कि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर या प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आता है अपने ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या है, इसको हम दर्शाते हैं न्यू से। ठीक है, ताप गुणांक क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन उच्च ताप पर वेग स्थिरांक और सामान्य ताप पर वेग स्थिरांक का अनुपात, रेशियो। ठीक है, क्या है ताप गुणांक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन उच्च ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक और सामान्य ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ताप गुणांक क्या हुआ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन उच्च ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक और सामान्य ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक का अनुपात। 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन उच्च ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक और सामान्य ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ताप गुणांक म्यू क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन उच्च ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक और सामान्य ताप पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। तो ताप गुणांक म्यू इज इक्वल टू ताप गुणांक म्यू इज इक्वल टू के टी प्लस 10 अपॉन के टी, अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ताप गुणांक म्यू इज इक्वल टू क्या है, के टी प्लस 10 अपॉन के टी, अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर, ताप बढ़ाने पर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।